नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। वामिका अकादमी 12 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने क्लास ली थी जिसमें न्यू अपडेट वैकेंसी के बारे में भी चर्चा की थी, सीटेट के सिलेबस के विषय में चर्चा की थी और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे नदियों की टॉपिक हमने लिया था उसके विषय में भी हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों, एक जो क्लास है अपनी अपडेट के विषय में रहेगी, सिलेबस के विषय में रहेगी, नई वैकेंसियों के विषय में रहेगी और जीके के जो महत्वपूर्ण पार्ट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक क्लास तो अपनी ये रहेगी और आज से न्यू क्लास अपनी शुरू होती है दोस्तों संस्कृत विषय से। संस्कृत विषय में जो भी साथी है, जैसे रीट पीडी हो गया, रीट मेंस हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, जो भी साथी संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं वो इन क्लासों को रेगुलर पढ़े और समझे। पहले हम व्याकरण संबंधी चर्चा करेंगे। जो संस्कृत विषय के जो पुराने साथी है वो भी ध्यान दे और जो नए साथी हैं वो भी ध्यान दे। पुराने साथियों की मैं बात करूं तो जो पुराने साथी है संस्कृत विषय की अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर होने वाले हैं जो साथी अक्सर गलतियां कर बैठते हैं दोस्तों। और जो नए साथी है उनको भी यह महत्वपूर्ण आवश्यक है कि कहाँ से हम संस्कृत शुरू करें। साथियों, संस्कृत के विषय में मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको ज्ञात है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत से ही सभी भाषाएं उत्पन्न हुई है साथियों। और जो नए साथी है जो संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं वो एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। हम पहली कक्षा शुरू करने वाले हैं आज। पहली कक्षा यदि हम अच्छे से समझ गए तो आने वाली जो कक्षाएं हैं, आने वाली जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आगे, उनको हम अच्छे से समझ पाएंगे। पहली कक्षा का समझना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है साथियों। साथियों, जो संस्कृत के जो व्याकरण में सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वर्णमाला। लेकिन वर्णमाला कहाँ से उत्पन्न हुई? संस्कृत एक वैदिक भाषा है साथियों, जो साक्षात ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। साथियों, संस्कृत जो वर्णमाला में जो वर्ण है वो शुरू होते हैं हमने महेश्वर सूत्रों से। तो सर, महेश्वर सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुए, ये वर्ण कहाँ से उत्पन्न हुए, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जो महेश्वर सूत्र है वो भगवान की कृपा है दोस्तों, भगवान की कृपा से प्रदान हुए हैं दोस्तों। हमारे संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण जो ऋषि मुनि आते हैं जिनको संस्कृत व्याकरण में तिरी मुनि भी कहा जाता है, जैसे पाणिनि जी है, कात्यायन जी है, पतंजलि जी है, ये तिरी मुनि कहलाते हैं। इनके अलावा भट्टोजी दीक्षित है जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इनके अलावा भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे वरदराजाचार्य जी, उन्होंने भी लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी, जो पाणिनि व्याकरण की प्रवेशिका कहलाती है दोस्तों। तो इस तरह से संस्कृत के वर्णों का निर्माण हुआ है दोस्तों। साथियों, पाणिनि जी ने जो भक्ति की थी भगवान शिव की, वो शिव जी प्रसन्न होकर उन्होंने 14 महेश्वर सूत्र दिए थे। उन्होंने नृत्य किया दोस्तों, नृत्य ओसानो नटराजो ननाक डका नव पंच वारम। जो भगवान शिव ने पाणिनि जी की भक्ति से प्रसन्न होकर नृत्य किया, तो नृत्य करते समय जब उन्होंने डमरू बजाया तो एक तरफ 9 बार और एक तरफ 5 बार, अर्थात जब 14 बार उन्होंने डमरू बजाया तो 14 बार उस ध्वनि से उत्पन्न वर्ण ही महेश्वर सूत्र कहलाते हैं दोस्तों। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव के डमरू से ही इन वर्णों का निर्माण हुआ है। भगवान शिव के डमरू से ही इन वर्णों का निर्माण हुआ है और इन वर्णों के निर्माण होने से वर्णमाला बनी है दोस्तों। ये वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला भी इसी से ली गई है। जितनी भी भाषा है, मैंने बताया था आपको कि संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात सर्वप्रथम इन वर्णों का निर्माण भगवान शिव के डमरू से ही हुआ है साथियों। इन 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण भगवान शिव के डमरू से ही हुआ है। इनकी संख्या 14 मानी गई है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। ध्यान देना नए साथी,
इन 14 जो मैसूर सूत्र है, जैसे अ ई ऊ न री ली ली क ए ओ अंग ए ओ च ह य व र ट ल ण एंग मेणनम घड़ दस जब गड़ दस खप चटता चटता व कपय सर सर और हल। ये जो 14 मैसूर सूत्र है साथियों, इनका जो निर्माण है वो अण प्रत्याहारों के लिए बना है। आगे हम चर्चा करने वाले दोस्तों, इन मैसूर सूत्रों और प्रत्याहारों के निर्माण के बाद हम वर्णमाला की चर्चा करेंगे। ध्यान देना दोस्तों, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। आज की एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इन प्रत्याहारों के निर्माण और मैसूर सूत्रों को हम समझ लेंगे तो आगे वर्णमाला पढ़ने में हमें आसानी होगी। जो भी साथी संस्कृत की तैयारी करना चाहते हैं, संस्कृत भाषा को जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो एक एक क्लास आपको देखनी चाहिए साथियों। हम बात करते हैं मैसूर सूत्रों की। तो साथियों, जो संस्कृत की जो ये क्लास है हम 0 लेवल से शुरू करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इन 14 मैसूर सूत्रों की यदि हम बात करें तो अ ई ऊ ण। दूसरा आता है हमारा सूत्र री ली क। तीसरा आता है ए ओ च। चौथा आता है आई ओ च। तीसरा ए ओ अंग, चौथा ए ओ च। तो साथियों, इन प्रत्याहार, ये जो मैसूर सूत्र है, इन मैसूर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक कहलाता है। अब सर इत संज्ञक क्या होता है? तो जिस वर्ण का हमें लोप करना होता है उसकी पहले इत संज्ञा की जाती है दोस्तों, उसके बाद ही उसका लोप हो जाता है। तो इन मैसूर सूत्रों में जितने भी पीछे जो अंतिम वर्ण है साथियों, वो सब कैसे है? इत संज्ञक वर्ण है। अर्थात इस संज्ञक वर्ण का मतलब है कि इन मैसूर सूत्रों में इनकी गणना नहीं की जाती साथियों। तो पहले हम मैसूर सूत्र देखते हैं। अ ई ऊ ण री ली ली क ए ओ अंग ए ओ च। साथियों, जो प्रारंभिक 1 से 4 तक जो मैसूर सूत्र है साथियों, वो किससे संबंधित है? स्वरों से संबंधित है। ध्यान देना साथियों, 1 से जो 4 तक सूत्र है वो किनसे संबंधित है? स्वरों से संबंधित है। आपको यहाँ स्वर दिख रहे होंगे अ ई ऊ, इसकी गणना हम नहीं करेंगे क्योंकि यह इस संज्ञक वर्ण है। अ ई ऊ री ली ली, इसको भी नहीं गिनेंगे। ए ओ अंग ए ओ, इसको भी नहीं गिनेंगे। ये जो 4 जो सूत्र है मैसूर सूत्र, ये स्वरों से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखना है साथियों। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों की हम बात करें तो 5वें मैसूर सूत्र से लेकर जो 14 तक मैसूर सूत्र है साथियों, वो किनसे संबंधित है? व्यंजनों से संबंधित है। आप देख सकते हैं, देखिए आप, किनसे संबंधित है? ये व्यंजनों से संबंधित है। देखिए ह य व र को नहीं गिने क्योंकि ये इस संज्ञक वर्ण है। ह य व र, ल आ गया, एंग न आ गया, झब आ गया, गड़द आ गया, जब गड़द आ गया, खप चटता चटता आ गया, कप आ गया, स आ गया और ह आ गया। ये सभी क्या है साथियों? ये व्यंजन है। 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक यहाँ पर व्यंजन है। अर्थात 5वें से लेकर 14वें सूत्र तक यहाँ पर व्यंजन आ जाएंगे साथियों। तो अब इन वर्णों की भी हम गणना कर लेते हैं कि सर स्वरों में कौन कौन से स्वर है, कितने स्वर है और व्यंजन कितने हैं साथियों। तो ये भी हम गणना कर लेते हैं। स्वरों की मैं बात करूं तो 1 2 3 हो गया, इसकी गणना नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। साथियों, मूल रूप से संस्कृत व्याकरण में मैसूर सूत्र की बात करें तो मैसूर सूत्रों में मूल रूप से कितने स्वर है? यहाँ पर 9 स्वर है। अति इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और व्यंजनों की यदि मैं बात करूं तो व्यंजन की भी गणना कर लेते हैं कि व्यंजन कितने हैं मूल रूप से। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और
33। व्यंजन कितने हैं साथियों? 33। 9 स्वर और 33 व्यंजन कहां से आए हैं दोस्तों? मैसूर सूत्रों से आए हैं। ध्यान रखना, मैसूर सूत्रों में कुल कितने स्वर होते हैं? क्वेश्चन आता है दोस्तों। मैसूर सूत्रों में कुल 9 स्वर होते हैं। और मैसूर सूत्रों में कुल कितने व्यंजन होते हैं साथियों? तो मैसूर सूत्रों में कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो इस आधार पर मैसूर सूत्रों में या संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं साथियों? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर सूत्रों में कुल 42 वर्ण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ध्यान में रखना है। मैसूर सूत्रों में कुल 9 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। कितने हो गए? 42 वर्ण होते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों कि जो ये अंतिम वाला वर्ण है वो इत्संज्ञक है, ये मैं बता दिया आपको। अब इन मैसूर सूत्रों का निर्माण किस लिए होता है दोस्तों? अण आदि प्रत्याहारों के लिए होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इनमें आया हुआ अ है, जो इन मैसूर सूत्रों में आया हुआ अ किसके लिए है दोस्तों? उच्चारण के लिए है। इन सूत्रों में आया हुआ अ उच्चारण के लिए है दोस्तों। किंतु छठे सूत्र लण, छठे सूत्र कौन सा है दोस्तों? लण। लण में आया हुआ अ उच्चारण के लिए ना होकर इत्संज्ञक है। लण में आया हुआ अ उच्चारण के लिए ना होकर क्या है? इत्संज्ञक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान में रखना कि इन मैसूर सूत्र में आया हुआ अ उच्चारण के लिए है, बाकी छठे सूत्र लण में आया हुआ अ किसके लिए है दोस्तों? इत्संज्ञक के लिए है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें ह वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है? एक तो आ गया ये ह, दूसरा आ गया ये ह। इन मैसूर सूत्रों में ह वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो मैसूर सूत्र है इनका निर्माण अणादि संज्ञार्थानी अणादि के लिए अण प्रत्याहार आदि बनाने के लिए हुआ है। इनमें अ जो है उच्चारण के लिए है, सभी में आया हुआ उच्चारण के लिए, किंतु लण में आया हुआ अ इत्संज्ञक वर्ण है दोस्तों। क्लियर है बात? उनके अलावा ह वर्ण की इसमें 2 बार आवृत्ति हुई है, ये भी क्लियर हो गया। इनके अलावा 1 से 4 तक सूत्र है वो स्वरों से संबंधित है, क्लियर है। और उन स्वरों में कुल 9 स्वर है, इनकी भी गणना अपन ने कर ली है। इनके अलावा 5 से 14 तक जो मैसूर सूत्र है वो किनसे संबंधित है साथियों? व्यंजन से संबंधित है। और इनमें कुल कितने वर्ण है? 33 वर्ण है। अर्थात इन दोनों को मिला दिया जाए तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं साथियों? 42 वर्ण होते हैं। इनकी चर्चा हमने कर ली है साथियों। मैसूर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। इनके अलावा मैसूर सूत्राणी भी कहते हैं। इनके अलावा अक्षर समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। किनको? इन मैसूर सूत्रों को। शिव सूत्र जाल लिख देता हूं मैं, शिव सूत्र शिव सूत्र जाल भी इनको कहते हैं। इनके अलावा वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। किनको? मैसूर सूत्रों को। मैसूर सूत्रों को। तो साथियों ये जो मैसूर सूत्र है संस्कृत में जो वर्णमाला है, वर्ण है, उनकी उत्पत्ति साक्षात भगवान शिव के डमरू से हुई है, अर्थात यह देवताओं द्वारा प्रदत्त है साथियों। तो ये तो हो गया अपने मैसूर सूत्रों के विषय में चर्चा हमने कर ली है साथियों। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने मैसूर सूत्र होते हैं?
14 होते हैं। लेकिन महर्षि पाणिनि जी के द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना की गई वो इन्हीं आधार पर की गई। उन महर्षि पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहारों के विषय में चर्चा की गई है, ये भी हम देखते हैं। साथियों, महर्षि पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी की रचना की थी उसमें कुल 42 प्रत्याहारों पर चर्चा की है। अर्थात महर्षि पाणिनि जी के अनुसार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि महर्षि पाणिनि जी के अनुसार कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो महर्षि पाणिनि जी के अनुसार जो उन्होंने अष्टाध्यायी में चर्चा की वो 42 प्रत्याहारों की चर्चा की है दोस्तों। इनके अलावा मैं बात करता हूं भट्टोजी दीक्षित की, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की है दोस्तों। भट्टोजी दीक्षित के अलावा संस्कृत व्याकरण में कुल कितने महेश्वर सूत्रों की चर्चा की है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत क्वेश्चन आ जाए संस्कृत व्याकरण में कुल कितने महेश्वर सूत्र होते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में कुल 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। पाणिनि जी के अनुसार संस्कृत व्याकरण में कुल कितने प्रत्याहार माने गए हैं, तो पाणिनि जी के अनुसार कुल 42 प्रत्याहार माने गए हैं। और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कुल 44 प्रत्याहार माने गए हैं। दोस्तों, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपने नोट्सों में इनको ऐड कर लेना। बहुत ही काम की बिंदु है दोस्तों, बहुत ही काम का बिंदु है। इनको आप अपने नोट्सों में लिख लेना दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इनसे प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करते हैं, इस विषय में भी हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। संस्कृत में जो प्रत्याहारों का निर्माण है वो प्रत्याहारों का निर्माण इन महेश्वर सूत्रों से ही होता है। जब आगे हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में अच किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, वो सब कहां से आए हैं, यहीं से आए हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, और इसको हमें ध्यान में रखना है। आगे हम अच संधि पढ़ेंगे, हल संधि पढ़ेंगे और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो अच किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं साथियों, ये भी हम यहीं से देखेंगे, यहीं से सीखेंगे, यहीं से समझेंगे। वर्णमाला पढ़ने के बाद हम छोटे छोटे लघु वाक्य बनाएंगे, फिर बड़े बनाएंगे। तो साथियों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रत्याहारों के निर्माण के विषय में यदि मैं बात करूं तो मैं थोड़े बहुत प्रत्याहार यहाँ आपको बता सकता हूं। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे प्रत्याहार मैंने ले लिया सबसे पहले अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार बहुत ही इजी है दोस्तों, कोई भी चिंता का विषय नहीं है। अच प्रत्याहार, अब प्रत्याहार निर्माण के लिए हमें दो वर्णों की आवश्यकता होती है। पूर्व वाले वर्ण को आदि वर्ण कहते हैं और बाद वाले वर्ण को अंत्य वर्ण कहा जाता है। साथियों, अंत्य वर्ण है अर्थात जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होना चाहिए, इत संज्ञक होना उसका आवश्यक है। तो हम बात करते हैं अच प्रत्याहार। इत आपको दिख रहा है, ये कौन सा वर्ण है, इत संज्ञक। मैंने बात की थी, बताया था आपको अंतिम वर्ण कैसा होना चाहिए, इत संज्ञक होना चाहिए। यहाँ पे इत संज्ञक वर्ण आ गया च। तो इन दोनों के बीच में महेश्वर सूत्रों में जितने भी वर्ण आते हैं उनको ही हम क्या कहेंगे साथियों, उनसे ही क्या होता है, प्रत्याहार का निर्माण होता है। सबसे पहले मैंने लिया अच, आ गया, ई आ गया, ओ आ गया, ना को नहीं लेंगे, इस संज्ञा के अ ई ओ आ गया, री ली री आ गया, ए ओ आ गया, आई ओ आ गया। अच प्रत्याहार कहने का अर्थ है अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ गए। सभी स्वर आगे साथियों। तो यदि जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि पढ़ते समय स्वर संधि की जगह हम अच संधि कहें तो कोई चिंता का विषय नहीं है।
क्योंकि स्वर संधि स्वर को ही हम क्या कहेंगे, अच कहेंगे। आगे समझ में। अच प्रत्याहार का निर्माण सभी स्वरों को मिलाने पर होता है। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ गए तो अच प्रत्याहार किनको कहेंगे साथियों, स्वरों को कहेंगे। अच प्रत्याहार में पूरे 9 स्वर आ गए साथियों। उसी प्रकार हम जब दूसरी संधि पढ़ेंगे हल संधि, हल संधि किनको कहेंगे साथियों, हल संधि हम व्यंजनों को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हल संधि में अर्थात हल प्रत्याहार में पूरे ही व्यंजनों का यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। पूरे व्यंजन सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ से देखिए आप ह से लेकर ह य व र ल य नम जब गण दस यहाँ तक पूरे व्यंजन इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। अर्थात हम व्यंजन संधि को संस्कृत व्याकरण में हल संधि कहें तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। हल कोई हम व्यंजन कहेंगे, अच कोई हम स्वर कहेंगे। तो इस तरह प्रत्याहारों का निर्माण होता है साथियों। आगे हम बात करते हैं, जैसे स्वर प्रत्याहार की बात कर लेते हैं। स्वर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं, देखिए आप। स स स हो रहे हैं स्वर प्रत्याहार। स्वर प्रत्याहार में स आ जाएगा। इनके अलावा मैं बात करूं हल प्रत्याहार निकल रहा है यहां से, देखिए हल प्रत्याहार भी देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें। ह य व र भी आ जाएगा, त नहीं आएगा, इस संज्ञक है, और ल भी आ जाएगा। ये आपका हल प्रत्याहार हो गया। सर प्रत्याहार मैंने बता ही दिया आपको, ये सब प्रत्याहार हो गया। तो साथियों जिन प्रत्याहारों का निर्माण हमको करना होता है उनके बीच के वर्णों को हम उठा लेते हैं और प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है साथियों। बहुत इजी है, कोई चिंता का विषय नहीं है। बस आपको इन महिष सूत्रों को क्रम से याद करना है, ये आपको आनी चाहिए। इन्हीं में से स्वर निकल जाएंगे, व्यंजन निकल जाएंगे, हमको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा दोस्तों कि कौन कौन से सूत्र स्वरों से संबंधित है, कौन कौन से सूत्र व्यंजनों से संबंधित है, ह वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है, कुल इसमें स्वर कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, इनका क्रम क्या है। साथियों क्वेश्चन सीधा आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो ये प्रत्याहार का निर्माण ऐसे ही होता है साथियों। अणप्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब बनाइए साथियों, मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। अणप्रत्याहार आ गया और न आ गया, अंतिम वर्ण इस संज्ञक होना चाहिए, ये इस संज्ञक वर्ण है। हमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ ई उ, आ गया, ई आ गया और उ आ गया। ये अणप्रत्याहार का निर्माण हो गया, अच का निर्माण हो गया, हल प्रत्याहार का निर्माण हो गया, सर प्रत्याहार का निर्माण हो गया और हल प्रत्याहार का निर्माण हो गया। इसी तरह से प्रत्याहारों का निर्माण होता है साथियों। इनको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने महिष सूत्रों की बात की, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कुल कितने वर्ण होते हैं, 42 होते हैं, हमने देखा था साथियों। इनके अलावा संस्कृत व्याकरण में कुल कितने होते हैं ये हमने देख लिए। मूल रूप से 42 वर्ण होते हैं साथियों। यदि मैं बात करूं कि पाणिनि जी के अनुसार, अभी हमने प्रत्याहारों का निर्माण किया, तो पाणिनि जी के अनुसार कुल कितने प्रत्याहार होते हैं साथियों, 42 प्रत्याहार होते हैं। और भट्टोजी दीक्षित की जो सिद्धांत कौमुदी है उनके अनुसार 44 प्रत्याहार होते हैं दोस्तों। इसी तरह संस्कृत व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं साथियों, 42 वर्ण होते हैं, 9 स्वर और 33 व्यंजन। यदि मैं पाणिनि जी के अनुसार बात करूं तो पाणिनि जी ने संस्कृत व्याकरण में कुल कितने वर्ण दिए थे साथियों, 63 या 64 वर्ण माने गए थे।
और पाणिनि जी के अनुसार कुल कितने स्वर माने गए थे दोस्तों? 21 और 22 स्वर माने गए थे। ये हम वर्णमाला में आगे चर्चा करेंगे साथियों। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि महेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, स्वर संबंधी कौन कौन से सूत्र है, व्यंजन संबंधी कौन कौन से सूत्र है, कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, टोटल कितने होते हैं? 42 होते हैं। इनका निर्माण का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इनका निर्माण का उद्देश्य क्या था? कि इन प्रत्यारों का निर्माण कर सके। इन प्रत्यारों का हमने कुछ प्रत्यारों का निर्माण करके मैंने यहाँ दिखाया कि इस तरह से आप प्रत्यारों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, सर प्रत्याहार और हल प्रत्याहार। तो इन प्रत्यारों का निर्माण हम महेश्वर सूत्रों से ही करते हैं साथियों। तो यह आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम इनके बाद वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस कक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण से आपको पढ़ना है। हो सके यदि आपने कोई नोट्स वगैरह बना रखे हैं, उनमें कुछ चीजें आपकी छूट रही है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप इनको एक बार देखें और अपने नोट्स में ऐड कर लें साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है साथियों। अगली हम चर्चा करेंगे वर्णमाला की, कि वर्णमाला में अब वैसे तो मैंने यहाँ पे वर्ण बता दिए कि कुल 9 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 42 टोटल वर्ण होते हैं। लेकिन उनको भी हम डिवाइड करेंगे आगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, उसमें वर्ण कौन से होते हैं, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं आगे। दोस्तों ध्यान से क्लास को पढ़ना, क्योंकि ये संस्कृत विषय की हमारी पहली क्लास है जो हमने 0 से शुरुआत इसकी की है। बहुत ही ध्यान से समझना है। कोई यदि आपके डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसकी चर्चा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, और कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें साथियों। धन्यवाद। आगे की हम क्लास में चर्चा करेंगे वर्णमाला के विषय में। धन्यवाद।